हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। बायोलॉजी की कॉन्सेप्ट क्लासेस की सीरीज में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। लेकिन ये जो प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन है ना, ये अलग से हम नहीं पढ़ेंगे। इसके पहले इसका आपको बैकग्राउंड स्टोरी जानना पड़ेगा। इसको हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंडर में। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी, उसके बाद मैंने एसएससी के प्रीवियस ईयर के 35 प्लस क्वेश्चंस लिए हैं जिसको कि मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी। इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, और इससे ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी पूछे गए हैं और बहुत टफ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा ना, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। किसी भी चीज़ को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करना या फिर वर्गीकरण करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको किसी भी चीज़ की सिस्टमैटिक स्टडी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी सारी सब्जेक्ट की कॉपी एक ही में मिक्स करके रख दी, जैसे कि जीके की, मैथ्स की, उसमें भी अरिथमेटिक है, एडवांस है, उसके बाद इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश वोकैबुलरी है, मतलब सारा जो आपका कॉपी है आपने अगर एक ही जगह उसको मिक्स करके रख दिया ना, तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कॉपी चाहिए तो उसको निकालने में आपको टाइम लगेगा। तो सेम ऐसा ही हुआ, हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे अर्थ पर, उनको अगर हमने क्लासिफाई नहीं किया होता ना, तो आज उनकी स्टडी या फिर उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर उनके जो फीचर हैं उनको बता पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे इस अर्थ पे, उनकी सिस्टमैटिक स्टडी करना, उनके फीचर्स के बारे में अच्छे से जानना, इन सारी चीज़ों की वजह से ही क्लासिफिकेशन हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और इसका सबसे पहला प्रयास, यानी कि सबसे पहली बार किसने किया था क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म का एरिस्टोटल ने, जिनको कि हिंदी में हम अरस्तु कहते हैं। इन्होंने जब क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो उसको ना इन्होंने इस बेस पे क्लासिफाई किया, गति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। इन्होंने बोला कि जो चीज़ें चल रही हैं उनको हम कहेंगे एनिमल, जो चीज़ें चल नहीं पा रही हैं, जो एक ही जगह रहती हैं, उनको हम कहेंगे प्लांट। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन जो लोकोमोशन के बेस पे किया था वो बहुत टाइम पहले किया था, लेकिन इनके क्लासिफिकेशन में ना बहुत सारी कमियां थी। जैसे कि इन्होंने ये नहीं बताया कि यूनिसेल्यूलर को हम कहाँ रखेंगे, मल्टी सेल्यूलर को कहाँ रखेंगे, जिनके पास सेल वॉल है या फिर जिसके पास सेल वॉल नहीं है, या फिर जो ऑटोट्रॉफ हैं यानी अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो हेट्रोट्रॉफ हैं यानी कि जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए, उनको हम किस में रखेंगे, ये सारी चीज़ें ना इन्होंने नहीं बताया था। इसी वजह से इनका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट बैकग्राउंड स्टोरी जानने के लिए आपको पूरा स्टार्टिंग से पढ़ना होगा। यहाँ से आपको एक पॉइंट याद रखना है ना कि एरिस्टोटल इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी, यानी कि इनको बायोलॉजी का और जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी स्टडी करी थी। तो आपको इतना याद रखना है कि पहली बार लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया था एरिस्टोटल ने, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, प्लांट एंड एनिमल में इन्होंने इसको क्लासिफाई किया था। अगर आपको और भी जानना है कि इन्होंने और भी चीज़ें क्या बताई थी, तो इन्होंने ये बोला था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक तो होते हैं प्लांट जो कि चल नहीं सकते, एक ही जगह पे रहते हैं, एक तो होते हैं एनिमल्स जो कि चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इन्होंने प्लांट्स को भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहला इन्होंने बोला था कि वो प्लांट जिनमें स्टेम नहीं होता या फिर वो वुडी प्लांट नहीं होते, काफ़ी छोटे होते हैं, मुलायम उनका स्टेम वगैरह होता है, उनको हम बोलेंगे कि वो हर्ब हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि सिंगल स्टेम जिसमें होता है बहुत थोड़ा सा, उसको हम बोलेंगे श्रब, यानी कि मीडियम टाइप के जो प्लांट्स हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला जो कि बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनको हम रखेंगे ट्रीज के कैटेगरी में। उसके बाद आ जाते हैं हम एनिमल्स पे। एनिमल्स को भी इन्होंने 2 और फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहला इन्होंने बोला बेस्ड ऑन ब्लड, दूसरा इन्होंने बोला बेस्ड ऑन हैबिटेट। ब्लड का मतलब है, इन्होंने कहा जिन एनिमल्स में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होगा उनको हम एनाइमा कहेंगे। अगर आपको ना स्पेलिंग नहीं दिख रही हो तो ये वाली स्पेलिंग है। इन्होंने कहा जिन भी एनिमल्स में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं उनको हम कह देते हैं एनाइमा। जिन भी एनिमल्स में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं है उनको हम कहेंगे एनाइमा। ये इनका क्लासिफिकेशन था।
और ये ब्लड पे बेस्ड था। सेकेंड, इन्होंने बोला कि बेस्ड ऑन हैबिटेट, यानी कि एनिमल्स के आवास के आधार पे वो 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि कुछ एनिमल लैंड पे रहते हैं, उनको इन्होंने कहा कि वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। स्काई में जो उड़ते हैं उनको इन्होंने बोला कि वो फ्लाइंग एनिमल्स हैं। वाटर में रहने वाले एनिमल्स को इन्होंने कहा कि ये एक्वेटिक हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा है ना, ये क्लासिफिकेशन था एरिस्टोटल का। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं कैरोलस लिनियस 1758 में। इन्होंने ना 2 किंगडम में क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एरिस्टोटल ने भी 2 किंगडम में क्लासिफाई किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लेकिन इनका जो बेस था ना क्लासिफाई करने का वो डिफरेंट था। इनका 3 बेस था क्लासिफिकेशन का। पहला, इन्होंने मोशन को भी वहाँ पे बेस बनाया। दूसरा, इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी वहाँ पे बेस बनाया। सेल वॉल को भी इन्होंने बेस बनाया। इनका क्लासिफिकेशन आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको एक पॉइंट यहाँ से याद रखना है कि कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जिसके अंडर में आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन, उसको किया था R.H. व्हाइटटेकर ने 1969 में। इसको कहा जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था और ये जो क्लासिफिकेशन था ये बहुत ही सिस्टमैटिक था। इसमें हर चीज़ें इन्होंने काउंट की थी, जैसे कि यूकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेल्यूलर हैं या मल्टीसेल्यूलर हैं। मतलब सारी चीज़ें इन्होंने कंसीडर करके एक बहुत ही सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन किया था। ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाला यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में भी है। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है। इन्होंने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी अर्थ पे, उनको हम सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे इस बेस पर कि उनके पास ट्रू न्यूक्लियस है या नहीं। मान लीजिए ना ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, और इन्होंने क्या बोला कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अगर नहीं है, वो आ जाएंगे प्रोकैरियोटिक में। जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वो आ जाएंगे यूकैरियोट्स में। अगर आपने सेल के बारे में नहीं पढ़ा है कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट क्या होता है, तो आप वो वाला लेक्चर पहले देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले क्लासिफाई किया था बेस्ड ऑन न्यूक्लियस, यानी कि जिन ऑर्गेनिजम्स के पास न्यूक्लियस नहीं है वेल डिफाइंड, वो आएंगे प्रोकैरियोटिक में। जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है वो आएंगे यूकैरियोटिक में। अब यहाँ से आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक में जो भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको इन्होंने नाम दिया मोनेरा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं यूकैरियोटिक वाले। यूकैरियोटिक में भी 2 केसेस बन सकते हैं ना, एक होता है यूनिसेल्यूलर, एक होता है मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का मतलब एक कोशिकीय जीव, यानी कि उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वो यूकैरियोटिक में आते हैं, लेकिन उनके पास केवल एक ही सेल है, यानी वो एक कोशिकीय जीव हैं। दूसरा केस ये बन सकता है कि यूकैरियोटिक तो हैं लेकिन उनके पास मल्टीपल सेल्स हैं, यानी वो बहुकोशिकीय जीव हैं, मल्टीसेल्यूलर। इन्होंने कहा जो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन उनके पास केवल एक ही सेल है यानी यूनिसेल्यूलर हैं, वो कहलाएंगे प्रोटिस्टा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मल्टीसेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय जो जीव है ना, उनमें भी 2 चीज़ें थीं। एक पहला केस ये था कि मल्टीसेल्यूलर तो हैं लेकिन उनके पास सेल वॉल है। दूसरा ये केस बनता है कि मल्टीसेल्यूलर तो हैं लेकिन उनके पास सेल वॉल नहीं है। अगर हम अपना ही एग्जांपल ले लें हम ह्यूमंस का, तो हम सबसे पहले कौन से कैटेगरी में आएंगे? यूकैरियोटिक में, क्योंकि हमारे सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है तो हम यूकैरियोटिक हुए। लेकिन हमारी जो बॉडी है वो मल्टीपल सेल से बनी है, यानी कि यूकैरियोटिक में भी मल्टीसेल्यूलर हुए। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे में सेल वॉल है या नहीं है, तो हम मल्टीसेल्यूलर तो हैं बट हमारे में सेल वॉल नहीं होती। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें ना, तो उनका जो यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर सेल होता है लेकिन उनके पास सेल वॉल भी होती है। इसी वजह से जो मल्टीसेल्यूलर है इसमें 2 केस बनते हैं। पहला जिनके पास सेल वॉल है, उसके बाद दूसरा केस बनेगा जिनके पास सेल वॉल नहीं है। इन्होंने बोला जिनके पास सेल वॉल नहीं है उनको हम कहेंगे एनिमेलिया। यहाँ पे अब जो भी मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स थे जिनके पास सेल वॉल था, इसमें भी 2 केस बनते हैं। पहला केस होता है फोटोट्रॉफिक, दूसरा केस होता है हेट्रोट्रॉफिक। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होती है, प्लांट के पास भी सेल वॉल होती है, फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है। और सेल वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है,
प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें लेकिन दो केस इसलिए बन गए ना, क्योंकि जो भी हमारा बैक्टीरिया है या फंजाई है ये अपना खाना खुद तो नहीं बनाते, लेकिन जो प्लांट है ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो सबके पास सेल वॉल है, यानी कि बैक्टीरिया हो चाहे फंजाई हो चाहे प्लांट हो, लेकिन इसमें दो कैटेगरी डिवाइड किया गया कि ये फूड के लिए डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। जिनके पास भी सेल वॉल है और वो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी फोटोट्रॉफिक जो होते हैं या फिर ऑटोट्रॉफिक हम बोलते हैं इन्हीं को, उनको इन्होंने बोला प्लांटे किंगडम। और इन्होंने बोला जिनके पास सेल वॉल तो है लेकिन वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, उनको इन्होंने बोला कि वो फंजाई है। इस तरह से आर.एच. व्हाइटटेकर ने 1969 में सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई, एनिमेलिया। इसमें जो एनिमल किंगडम है इसको हम अलग वीडियो में करेंगे, बहुत लंबी क्लास होगी इसकी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे और फंजाई वाली सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी। ये वाला क्लासिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक है। पहले तो इन्होंने न्यूक्लियस के आधार पर डिवाइड किया कि प्रोकैरियोट्स हैं या फिर यूकैरियोट हैं। प्रोकैरियोट्स हैं तो केवल और केवल मोनेरा आते हैं प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट में भी दो केसेस बनते हैं, एक सेल वाले और बहुत सारे सेल वाले। यूनिसेल्यूलर को इन्होंने बोला प्रोटिस्टा कहलाएंगे। मल्टी सेल्यूलर में भी दो केस बनते हैं, एक तो वो जिनके पास सेल वॉल है, एक तो वो जिनके पास सेल वॉल नहीं है। मल्टी सेल्यूलर में जिनके पास सेल वॉल नहीं है उनको इन्होंने बोला एनिमेलिया किंगडम। सेल वॉल वाले में भी दो केसेस बनते हैं, एक तो वो जो कि खुद का खाना खुद बनाते हैं यानी ऑटोट्रॉफ होते हैं, उनको इन्होंने बोला प्लांटे किंगडम। जो हेट्रोट्रॉफ होते हैं यानी अपना खाना खुद नहीं बनाते, उनको इन्होंने बोला कि ये फंजाई किंगडम है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है ना तो आगे की चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। यहाँ से आपको सबसे पहला किंगडम जो पढ़ना है वो है मोनेरा। मोनेरा किंगडम में आपको याद रखना है कि केवल और केवल बैक्टीरिया आते हैं। अगर आप क्लास को ध्यान से देख रहे होंगे ना तो आपको एक डाउट जरूर आना चाहिए कि बैक्टीरिया मोनेरा में क्यों आता है जबकि इसके पास सेल वॉल होती है। तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूं कि जब आर.एच. व्हाइटटेकर ने क्लासिफिकेशन किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो सबसे पहला बेस उनका ये था ना कि जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और जिसके पास नहीं है उनको इन्होंने अलग किया था। पहले वाले बेस के आधार पे ही बैक्टीरिया अलग हो गया था, यानी उसके पास सेल वॉल हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं है। बैक्टीरिया ने पहला वाला जो क्राइटेरिया था वही कंप्लीट नहीं किया था, इसी वजह से वो चला गया प्रोकैरियोट्स में। अब उसके पास सेल वॉल हो या फिर वो हेट्रोट्रॉफिक हो उससे मतलब नहीं है, पहले क्राइटेरिया में ही बैक्टीरिया इस साइड में साइड हो गया था। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में लिख के दी हैं, लेकिन आपको कौन सी चीज़ें याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको बताते चलूँगी। तो आपको पहला पॉइंट तो यही याद रखना है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोनेरा किंगडम में आते हैं और बैक्टीरिया आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। ये माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, यानी ये इतने छोटे होते हैं कि आपको ना माइक्रोस्कोप की हेल्प से इनको देखना पड़ेगा। इनके पास सेल वॉल तो होती है लेकिन ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इनकी सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है जो कि अमीनो एसिड एंड पॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं ये हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैरासिटिक या सैप्रोफाइटिक होते हैं। पैरासिटिक या सैप्रोफाइटिक होने का मतलब वो सारे ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अगला पॉइंट यहाँ पे है ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो कीमोसिंथेटिक या फिर फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि जो भी बैक्टीरियाज होते हैं ना उनके शेप के आधार पे उनको हम क्या कहते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल जो प्री का एग्जाम हुआ है ना 2024 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। आगे मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराऊंगी। यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर बैक्टीरिया का शेप स्फेरिकल है उसको हम कोकस कहते हैं। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना ये प्लूरल फॉर्म है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अगर बैक्टीरिया रॉड शेप का है, यहाँ पे मैं इमेज लगा दूंगी, अगर बैक्टीरिया रॉड शेप का है ना उसको हम बैसिलस कहते हैं। अगर बैक्टीरिया कॉमा शेप का है उसको हम विब्रियम कहते हैं, और अगर बैक्टीरिया स्पाइरल शेप का है ना उसको हम स्पिरिलियम कहते हैं। और यही वाला क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल 2024 में। अगला पॉइंट यहाँ पे है मोनेरा को भी दो किंगडम में क्लासिफाई किया गया है, आर्क बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पढ़ना है प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन।
यहाँ पे जो चीज़ें इंग्लिश में हैं वही सारी चीज़ें हिंदी में भी अच्छे से लिखी हुई हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम का इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स में केवल और केवल मोनेरा आएगा, और जो हमारा यूकैरियोट्स है उसमें यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर में क्लासीफाई किया गया था। यूनिसेल्यूलर में केवल और केवल प्रोटिस्टा आते हैं। यहाँ से आपको ना प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड प्लाज्मोडियम। यहाँ पे ये जो यूग्लिना है ना, ये प्लांट एंड एनिमल के बीच का लिंक होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। प्रोटिस्टा किंगडम के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास होता है सीलिया और फ्लैगेला, ताकि ये मूव कर पाएं। सीलिया का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनको मूव करने में हेल्प करता है, और फ्लैगेला जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ये भी इनको मूव करने में हेल्प करता है। यहाँ से आपको पढ़ना है सब ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा, यानी कि प्रोटिस्टा को भी और भी कई ग्रुप्स में बांटा गया है। यहाँ पे आपको केवल नाम याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ना पूछा गया था कि डिनोफ्लैगेलेट्स क्या होते हैं, तो ये प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ, ये सारी सब कैटेगरीज है प्रोटिस्टा किंगडम की। यहाँ पे ये वाला जो इमेज मैंने लगाया है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार मेंस के एग्जामिनेशन तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ना ये नाम दे देगा और पूछेगा कि ये किस तरह की एल्गी है। तो टाइप्स ऑफ एल्गे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए पायरोफाइटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फायर एल्गी। क्लोरोफाइटा, क्लोरोफिल से आप याद रखिएगा कि ग्रीन ग्रीन होता है, तो क्लोरोफाइटा का मतलब होता है ग्रीन एल्गी। यहाँ पे ये जो फाइटा वर्ड है ना, इसका मतलब होता है एल्गी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है, क्राइसोफाइटा को कहते हैं गोल्डन ब्राउन एल्गी एंड डायएटम्स। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राउन एल्गी को क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी को बोला जाता है पेयोफाइटा, या फिर इसी को कहा जाता है फेयोफाइके। नेक्स्ट आपको याद रखना है, रेड एल्गी को कहा जाता है रोडोफाइटा, येलो ग्रीन एल्गी को कहा जाता है ज़ैंथोफाइटा। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो इमेज है ना, ये सभी ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा होगा, बट ये ग्रीन नहीं होता है। इसका एक्चुअल कलर का जो इमेज है वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। ये वाला जो ब्राउन एल्गी है ना, ये इसका रियल इमेज है। यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, बट ये ऐसा होता है ब्राउन कलर का। अभी एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम में पूछा गया कि जो ब्राउन एल्गी होती हैं, जिसको पेयोफाइटा या फिर फेयोफाइसे बोलते हैं, उनका ये ब्राउन कलर कहाँ से आता है, तो फुकोजैंथिन की वजह से इनका जो कलर होता है ना, वो ब्राउन कलर का होता है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है फंजाई किंगडम के बारे में, जिसको कि हम कवक बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फंजाई किंगडम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इसमें आता है मोल्ड्स, मशरूम एंड यीस्ट। ये ना बहुत सारे वैरायटी में मिलते हैं, और आपने देखा होगा कि अगर ब्रेड को बहुत दिन रख दिया जाए तो उस पर ना एक फफूंदी सी लग जाती है, या फिर अचार है अगर वो बहुत दिन तक रहता है उसमें भी फफूंदी सी लग जाती है। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो एक तरह का कवक होता है, एक तरह की फंजाई होती है। फंजाई किंगडम का जो फीचर है, ये होते हैं फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब होता है ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो ऐसे लंबे से होते हैं, उनको कहते हैं फिलामेंटस। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि इनकी जो सेल वॉल होती है फंजाई की, वो बनी होती है काइटिन की, जो कि एक तरह का पॉलीसैकेराइड होता है। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सैप्रोफाइट्स एंड आर हेट्रोट्रॉफिक। मैंने आपको बताया था कि जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसमें भी हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक को अलग अलग किया गया था। जिनके पास सेल वॉल थी और ऑटोट्रॉफ थे वो, उनको बोला प्लांटे किंगडम। जिनके पास सेल वॉल तो थी बट वो ऑटोट्रॉफ नहीं थे, हेट्रोट्रॉफ थे, उनको क्लासिफाई किया गया था फंजाई में। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, स्टडी ऑफ फंजाई को कहा जाता है माइकोलॉजी। यहाँ पे आपको ये वर्ड दिख रहा होगा माइकोरिजिया, यहाँ पे भी आपको एक वर्ड दिख रहा होगा माइसीलियम या फिर हाइफे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आप इमेज से ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये है एक तरीके का फंजाई, इसका इमेज यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बीच में आप ये जो देख रहे होंगे ना, बहुत पतले पतले से ऐसे धागे के टाइप का जो स्ट्रक्चर है ना, इसी को कहा जाता है हाइफी, और इनके ग्रुप को कहा जाता है माइसीलियम। आई होप आपको हाइफी एंड माइसीलियम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि माइकोरिजिया क्या होता है। माइकोरिजिया का मतलब होता है कि जो बहुत ऊंचे ऊंचे प्लांट होते हैं ना,
उनके रूट्स में जो फंगस रहते हैं उनको हम कहते हैं माइकोरिजिया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ना एक प्लांट है और इनके रूट्स में ना बहुत सारी फंगस लगी हुई हैं, यानी जो भी हायर प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में जो फंगस रहती है ना उनके पास, उन्हीं को हम कहते हैं माइकोरिजिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया है अलग से डेफिनेशन, माइकोरिजिया इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ए फंगस एंड ए प्लांट रूट। द वर्ड माइकोरिजिया लिटरली मीन्स फंगल रूट। माइकोरिजिया का मीनिंग ही होता है फंगल रूट, यानी कि जो भी बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनके रूट्स में जो फंगस रहती हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, उसी को कहते हैं माइकोरिजिया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ये डेफिनेशन भी लिखी है, सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है सैप्रोफाइट। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हिंदी में लिखी हुई मिल जाएंगी। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है प्लांट किंगडम, जिसके बारे में आज की ये पूरी क्लास थी, लेकिन बैकग्राउंड स्टोरी बताना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बना है एग्जाम में। प्लांट किंगडम को ना 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला यहाँ पे है क्रिप्टोगैम्स, दूसरा यहाँ पे है फेनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिनके पास सीड भी नहीं है, जिनके पास फ्लावर भी नहीं है, उनको कैटेगराइज कर दिया गया क्रिप्टोगैम्स में। आप देखते होंगे ना व्हाट्सएप पे जो मैसेज होता है वहाँ पे लिखा होता है कि ये मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है कोडेड होता है, सीक्रेट होता है, जो कि दिखाई नहीं देता। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं ना उसमें सीड या फ्लावर दिखाई नहीं देता, मतलब सीड या फ्लावर होते ही नहीं हैं। उन सारे प्लांट्स की कैटेगरी को कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। जिस भी प्लांट के पास फ्लावर भी होता है, सीड भी होती हैं, उनको रखा गया है फेनोरोगैम्स में। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्रिप्टोगैम्स है ना उनको भी 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसको भी हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। फेनोरोगैम्स की बात करें, ऐसे प्लांट जिनके पास फ्लावर और सीड होते हैं उनको भी 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। एक तो होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। यहाँ पे सबसे पहले डिफिनीशन मैंने यही लिखी है कि क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं एंड फेनोरोगैम्स क्या होते हैं। प्लांट किंगडम को ना 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, क्रिप्टोगैम, फेनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स का मतलब ही होता है ऐसे प्लांट जिनके पास फ्लावर नहीं होते, जिनके पास सीड नहीं होते, उनको कहेंगे क्रिप्टोगैम। इनको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि इमेज से आपको समझ में आ गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। फेनोरोगैम्स की बात करें तो ये वो प्लांट होते हैं ना जिनके पास फ्लावर भी होता है और सीड भी होता है। इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट, तो ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक में भी ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मल्टी सेल्यूलर में भी इनके पास होता है सेल वॉल। सेल वॉल का भी क्लासिफिकेशन हमने देखा था, 2 तरह से होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। तो ये जो प्लांट होते हैं ये आते हैं ऑटोट्रॉफिक की कैटेगरी में, क्योंकि ये खुद का खाना खुद बनाते हैं। ऐसा ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल, जो कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में इनकी हेल्प करता है। यहाँ से आपको देखना है प्लांट किंगडम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला फीचर इनका ये है कि ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि ये चल नहीं सकते, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो एसेक्सुअली होता है, बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या फिर सेक्सुअली भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो प्लांट किंगडम है ये मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स होते हैं और इनके पास सेल वॉल होती है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। इनके पास फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्लोरोफिल होता है और प्लास्टिड भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है ये जो प्लांट किंगडम है इनको 5 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एक एक करके इनको भी आपको पढ़ना है। थैलोफाइटा को पढ़ने से पहले आप इसका इमेज देख लीजिए जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। थैलोफाइटा में वो सारे प्लांट्स आएंगे ना जिनकी बॉडी में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे स्टेम है, कहाँ पे रूट्स हैं, तो इनको हम रखते हैं थैलोफाइटा में, क्योंकि इनकी बॉडी होती है थैलस यानी फैली हुई बॉडी होती है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन है जहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो वो होता है थैलोफाइटा। इनकी बॉडी अनडिफ्रेंशिएटेड होती है। सीड की बात करें तो एब्सेंट होते हैं, फ्लावर एंड फ्रूट भी एब्सेंट होते हैं।
वस्कुलर टिश्यूज़ की बात करें, जिसको कि हिंदी में कहते हैं संवहनी ऊतक, वस्कुलर टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इनके अंदर ना जाइलम एंड फ्लोएम भी नहीं होता है। इनका हैबिटेट अगर आपसे पूछे कि आपको थैलोफाइटा कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो जहाँ पे वेट एंड मॉइस्ट प्लेस है ना, ये नमी वाली जो जगहें होती हैं, वहाँ पे आपको थैलोफाइटा देखने को मिलेंगे। जो भी थैलोफाइटा होते हैं इनको कॉमनली हम एल्गी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। नेक्स्ट आपको याद रखना है थैलोफाइटा के कुछ एग्जाम्पल: वॉलवॉक्स, फ्यूकस, स्पाइरोगाइरा, कारा, पॉलीसिफोनिया, यूलोथ्रिक्स। ये सारे एग्जाम्पल फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं। थैलोफाइटा में आपको सिर्फ इनका एग्जाम्पल याद रखना है। कॉमनली हम इनको एल्गी कहते हैं। इनकी बॉडी में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब आप बता नहीं पाएंगे अलग अलग कि इनका कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है, ये सारी चीज़ें। थैलोफाइटा जो है ये क्रिप्टोगैम में आता है, और मैंने आपको बताया कि क्रिप्टोगैम में वो सारे प्लांट आते हैं जिनके पास ना तो सीड होगा ना तो फ्लावर, तो यानी कि इनके पास सीड भी नहीं होगा, फ्लावर या फ्रूट भी नहीं होगा। यहाँ पे इसकी इमेज है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना है ब्रायोफाइटा। इसकी इमेज ये है, आप देख पा रहे होंगे इसको। ब्रायोफाइटा जो होते हैं इनके पास भी वस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होते हैं। इनको हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इसको ना 2-4 स्टार मार्क करके याद कर लीजिएगा। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किसको कहेंगे, तो ब्रायोफाइट्स को कहेंगे। इनको हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लैंड पे तो रहते ही हैं, लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से इनको कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। अगर आपसे पूछा जाए कि इनको हम कहाँ देख सकते हैं, यानी ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो ये भी प्रेजेंट होते हैं मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस पे, यानी जहाँ पे छायादार जगह होगी या फिर जहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको ब्रायोफाइट्स। इनका एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। इनको कॉमनली हम कहते हैं मॉसेस। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉसेस हम किसको कहते हैं, हम कहते हैं ब्रायोफाइटा को। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल याद रखना है हॉर्नवॉट एंड लिवरवॉट। तो जहाँ पे वॉट लगा है ना, वो आते हैं ब्रायोफाइट्स में। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मर्कैंटिया, फ्यूनेरिया, स्फैगनम, एंथियोसेरोस, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना है टेरिडोफाइट्स किसको बोलते हैं। यहाँ पे जो टेरिडोफाइट्स है ना, इसमें अब धीरे धीरे आपको प्लांट बॉडी में डिफ्रेंशिएशन दिखेगा। इसका मतलब आपको थोड़ा थोड़ा पता तो चलेगा कि रूट्स कौन सी हैं, स्टेम कौन सी हैं और लीफ कौन सी हैं। यहाँ पे ये है टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा ना कि यहाँ पे ये इसकी लीव्स हैं, ये इसका स्टेम है और इसकी रूट्स भी होंगी। तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। इनके पास वस्कुलर सिस्टम होता है, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम होता है, और इनमें ना एग्जाम्पल है मर्सीलिया, फर्न, हॉर्सटेल। तो जब भी आपसे फर्न या हॉर्सटेल लिख के आ जाए ना, तो आपको आंसर टिक करना है टेरिडोफाइटा, और इसी से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। टेरिडोफाइट्स को ना हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, यानी कि सरीसृप होते हैं ये पादप जगत के। इनको रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि ये जहाँ पे होते हैं ज़मीन पे ना, वहाँ से फिर ये बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसी वजह से इनको कहा जाता है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे फर्न, हॉर्सटेल, मर्सीलिया। नेक्स्ट यहाँ पे है जिम्नोस्पर्म। अभी हमने जो भी पढ़ा ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, वो हमारा क्लासिफिकेशन था क्रिप्टोगैम का। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे फेनोरोगैम वाले, यानी कि ऐसे प्लांट जिनके पास सीड होंगे, फ्लावर होंगे। लेकिन इनमें भी 2 कैटेगरीज बनती हैं। एक तो वो कैटेगरी बनती है जहाँ पे सीड ऐसे खुले हुए पाए जाएंगे, यानी उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी, उनको हम रखते हैं जिम्नोस्पर्म कैटेगरी के अंदर। लेकिन ऐसे भी प्लांट होंगे जिनके पास फ्लावर भी है, सीड भी है, लेकिन उनका सीड जो होगा ना, वो फ्लावर के अंदर में होगा, ठीक। तो उनको हम रखते हैं एंजियोस्पर्म के अंडर में। जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं ना, इनके पास वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है, यानी आपको बहुत अच्छे से दिखेगा कि कहाँ पे इनकी लीव्स हैं, कहाँ पे रूट्स हैं, कहाँ पे स्टेम है। सारी चीज़ों में आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, यानी अलग अलग बता पाएंगे कि कहाँ पे स्टेम है, रूट है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद क्या रखना है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये जो 2 कैटेगरीज बनाने की ज़रूरत ही इसीलिए पड़ी क्योंकि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ना, ये इनमें नेकेड सीड्स होते हैं,
यानी कि सीड जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर में बंद नहीं होते, इनके जो कोने होते हैं यानी कोन्स, इन्हीं पे लगे हुए होते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का साइकस, पीनस, देवदार। ये जो पाइन है ना, इसको पीनस भी कहते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आप ऐसे याद रख लीजिए कि जो भी कोनीफेरस ट्रीज होते हैं ना, वो जिम्नोस्पर्म के कैटेगरीज में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। ये भी वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास सीड होते हैं, फ्लावर होते हैं, लेकिन इनके जो सीड होते हैं ना, वो ऐसे खुले नहीं होते, ये क्लोज होते हैं विद इन दी फ्रूट, यानी कि इनके सीड होते हैं फ्रूट के अंदर। यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म है ना, इनको भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक तो मोनोकोटिलेडॉन्स और एक तो डाइकोटिलेडॉन्स। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनको हम अभी अलग से समझेंगे। यहाँ से आपको एंजियोस्पर्म के कुछ एग्जाम्पल्स एकदम अच्छे से याद कर लेने हैं। मैंगो, रोज, टोमेटो, अनियन, वीट, मेज, राइस, ETC। इसमें जो भी एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं, तो इसको ज़रूर आपको अच्छे से याद करना है कि ये सभी एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे एंजियोस्पर्म का इमेज है। यहाँ पे अभी आपको मैंने बताया कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनको 2 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया गया है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में। अब ये मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स क्या होता है, आपने चने तो खाए होंगे ना, तो जो चना होता है आपने देखा होगा उसके बीच में ऐसे कुछ लाइन होता है, कुछ इस तरह का, ठीक। तो वो एग्जाम्पल होता है डाइकोटिलेडॉन का, यानी उनका जो सीड होता है ना, इसमें आप समझ लीजिए कि इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और जो मोनोकॉट होते हैं ना, उनके सीड का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, उनमें 1 कोटिलेडॉन ही प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स होते हैं, इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे चीज़ें इनमें देखने को मिलती हैं। तो मोनोकॉट्स में सीड में केवल 1 कोटिलेडॉन प्रेजेंट होता है। इनका जो रूट होता है ना, वो फाइब्रस रूट होता है, यानी कि रेशेदार रूट इनमें पाए जाते हैं। वस्कुलर बंडल की अगर हम बात करें, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जिनको हम कहते हैं, अगर उनके बंडल की बात करें ना, तो वो इसमें स्कैटर्ड होते हैं, मतलब ऐसे इधर उधर फैले हुए मिलेंगे आपको। लीफ यानी कि अगर हम पत्तियों की बात करें ना, तो इनमें पैरेलल वीन्स देखने को मिलती हैं। ये जो चीज़ें जा रही हैं यहाँ पे, ये ऐसे पैरेलल जा रही हैं, तो इनके लीफ में पैरेलल वीन्स आपको देखने को मिलेंगी। इनका जो फ्लावर होता है ना, वो 3 के मल्टीपल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एंजियोस्पर्म में, जो मोनोकॉट्स होते हैं उनके। डाइकॉट्स की अगर हम बात करें ना, इनका रूट जो होता है वो टैप रूट होता है। कभी आप चने का वो जो पौधा है उसको उखाड़ के देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा। वस्कुलर की बात करें तो इनमें जो वस्कुलर बंडल होता है ना, वो रिंग्ड होता है, बहुत अच्छे से ये ऐसे आप रिंग के फॉर्म में ना अरेंज आपको दिखेगा। और इनका जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांच्ड वीन्स होती हैं, यानी शाखाएं ऐसी बटी होती हैं। अगर हम फ्लावर्स की बात करें ना, इनके फ्लावर 4 या 5 के मल्टीपल में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका एंड होता है प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन, जिसको कि मैंने आपको डिटेल में बताया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्लांट किंगडम में हमने सबसे पहले पढ़ा क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम का मतलब होता है वो सारे प्लांट्स जिनमें ना तो सीड होते हैं ना तो फ्लावर। फेनेरोगैम्स में वो सारे प्लांट्स आते हैं जिनमें सीड भी होते हैं, फ्लावर भी होते हैं। लेकिन ये जो क्रिप्टोगैम है, इनको भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, इस आधार पे कि उनमें वस्कुलर टिश्यूज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बॉडी उनकी वेल डिफरेंशिएटेड होगी या नहीं होगी। तो उसके आधार पे इनको बांटा गया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में। अगर हम फेनेरोगैम्स की बात करें, इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ये डिफरेंस था कि इनके सीड नेकेड होंगे या फिर क्लोज्ड होंगे विद इन दी फ्रूट। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, इनके सीड खुले हुए पाए जाते हैं, यानी नेकेड सीड पाए जाते हैं, जो भी कोन्स होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। और एंजियोस्पर्म में जो सीड होते हैं ना, फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। अगर इनके सीड ना फ्रूट के अंदर पाए जाएंगे तो उनमें कितने कोटिलेडॉन प्रेजेंट होंगे, इसके आधार पे इनको मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में डिवाइड किया गया है। मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में जो चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। तो केवल इतना सा ही था प्लांट किंगडम। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि विनिएशन एंड फाइलोटैक्सी क्या होता है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड का टॉपिक है, बट इससे भी सीजीएल में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको ये यहाँ पे जानना है कि फाइलोटैक्सी क्या होता है। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है कोई भी प्लांट है ना,
उसमें जो लीव्स हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं उसको हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पहला वाला आप देख पा रहे होंगे ना, ये यहाँ पे एक प्लांट है और यहाँ पे एक लीव है, उसके बाद स्पेस छोड़ के यहाँ पे है, फिर यहाँ पे एक लीव है, फिर यहाँ पे एक लीव है। तो इसको हम कहते हैं कि इसकी फाइलोटैक्सी है अल्टरनेट, यानी एक लीव आपको यहाँ देखने को मिली तो फिर अल्टरनेट जगह पे आपको दूसरी वाली लीव देखने को मिलेगी। तो ये फाइलोटैक्सी हो गई अल्टरनेट। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो फाइलोटैक्सी है ये अपोजिट है। अपोजिट का मतलब अगर आप सामने से देखेंगे 2D में तो एक लीव यहाँ पे है तो एक इसके अपोजिट में, एक यहाँ पे है तो एक इसके अपोजिट में। क्वेश्चन सीजीएल 2024 प्री में ये पूछा गया था कि ग्वावा प्लांट जो होता है उनमें कौन सी फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगी। तो ग्वावा यानी अमरूद का जो प्लांट होता है ना, उसमें अपोजिट फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं स्पाइरल फाइलोटैक्सी की। इसका मतलब होगा कि एक प्लांट है ना, इसमें यहाँ पे है, फिर पीछे आप देखेंगे इसके पीछे तो यहाँ पे है, मतलब स्पाइरल शेप का इनका जो लीव का अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वोरल्ड। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसे प्लांट है ना, इसमें इस तरह से आपको लीव्स देखने को मिल रही हैं, इनको हम कहते हैं वोरल्ड फाइलोटैक्सी। इतना था फाइलोटैक्सी के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना है लीफ वीनिएशन क्या होता है। वीनिएशन का मतलब है कि कोई भी पत्ती है ना, इसके अंदर की जो वीन्स हैं वो कैसे अरेंज हैं, उसको कहते हैं लीफ वीनिएशन, और इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको ये वाला याद रखना है, पैरेलल वीनिएशन और रेटिकुलेट वीनिएशन, क्योंकि अभी तक इन्हीं दोनों पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे ना अलग से इमेज मैंने लगाया है, ये है बनाना लीफ। इसका जो आपने देखा होगा, इसका अरेंजमेंट होता है पैरेलल, यानी जब भी आप केले के पत्ते लेकर के आएंगे या फिर आपके आसपास होगा तो आप देखिएगा जब आप उसको ऐसे तोड़ेंगे या फिर निकालेंगे ना तो वो पैरेलल ही निकलता है, यानी उनके लीफ का जो वीनिएशन होता है वो पैरेलल होता है। और अगर हम इस तरह के लीफ की बात करें ना, इनके बीच आप देख पा रहे होंगे ये रेटिकुलेट वीनिएशन है। इसका मतलब होता है नेट लाइक वीन्स, यानी अगर आपको कहीं भी नेट लाइक वीन्स दिख रही हैं उनको हम कहते हैं रेटिकुलेट वीनिएशन। यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाला पार्ट खत्म होता है। इसके बाद आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं ना डायरेक्ट उसी तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन अप्रोच आपको वही लगानी होती है जहाँ से आपने कॉन्सेप्ट सीखा हो। पहला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस एंड होल्ड स्पर्म सेल इन ब्रायोफाइट्स नॉन वस्कुलर प्लांट एंड फर्न इज कॉल्ड। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो स्पर्म सेल को होल्ड करते हैं ब्रायोफाइट्स में और फर्न में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, उसको कहते हैं एंथेरिडियम। अब यहाँ से आपको सीखना ये है कि स्पर्म सेल ये तो मेल्स में होते हैं ना, तो ब्रायोफाइट्स में जो स्पर्म सेल होता है या फिर फर्न में जो स्पर्म सेल होता है उसको होल्ड करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है ना प्लांट्स में, उसको कहते हैं एंथेरिडियम। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ना कि ब्रायोफाइट्स में या फर्न में जो एग सेल होल्ड करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आर्केगोनियम। ठीक, ये वाला भी आप याद रखिएगा क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सीपीयू में ना क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे जाते हैं, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजिक्स वाले पार्ट से मैंने ये देखा है। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स अगर थ्रू वाटर। यहाँ पे ना आपको ये चीज़ थोड़ा सा गेस करना था। आई नो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट यहाँ पे आपने देखा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स मैंने आपको बताया था कि ये होते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो ब्रायोफाइट्स यहाँ पे वाटर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे एंजियोस्पर्म में लिखा है वाटर, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। ये जो एयर है और वाटर, इसका भी कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ पे मेन आपको देखना था ब्रायोफाइट्स में जो मेल गैमेट्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो वाटर के थ्रू अकर होता है, इसी वजह से ये होते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। अगला क्वेश्चन है, द ब्लू क्रेन एल्गी एनाबेना लिव्स इन द लीव्स ऑफ अजोला, ए फ्रेश वाटर फर्न, फॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप।
यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है ना कि ब्लू ग्रीन एल्गी होता है एक एनाबेना और वो अजोला की जो पत्तियां होती है ना वहां पे रहते हैं। वही आपसे पूछा है कि किस तरह का रिलेशनशिप बना के रहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। अब यहाँ पे ना आप एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझिए कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। यहाँ पे मान लीजिए ना कि एक आप हैं और एक आपका फ्रेंड है, ठीक। आपने बनाए हैं इकोनॉमिक्स के नोट, आपके फ्रेंड ने बनाए हैं बायोलॉजी के नोट्स, और आपने अपने फ्रेंड से कहा कि तुम्हें अगर इकोनॉमिक्स के नोट्स पढ़ने हैं तो तुम मेरे नोट्स ले लेना, और इसने आपसे कहा कि अगर तुम्हें बायो के नोट्स पढ़ने हैं तो तुम मेरे नोट्स ले लेना। इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी आप दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हैं, यानी आपको इनकी ज़रूरत है, इनको आपकी ज़रूरत है। इस तरह के रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहाँ पे दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है डैश आर दी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये CHSL 2023 का ही क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किसको कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिप्टोग्राम। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रिप्टोग्राम कौन सा होगा। क्रिप्टोग्राम मतलब जहाँ पे सीड भी नहीं होता, फ्लावर भी नहीं होता, और उसको 3 कैटेगरी में हमने बांटा है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो यहाँ पे ये वाला है टेरिडोफाइटा वाला, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरेनियल हर्बेसियस प्लांट इन द नाइटशेड फैमिली सोलानेशिया that is used in alternative medicine as an aid in treating arthritis pain, cold और hay fever। इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि सोलानेशिया फैमिली का कौन सा प्लांट होता है जिसका यूज किया जाता है अर्थराइटिस पेन में, सर्दी में या फिर हे फीवर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अट्रोपा बेलाडोना कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है विच इज द ओनली लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्फेनोप्सिडा दैट हैज एन अंडरग्राउंड क्रीपिंग एंड पेरेनियल राइजोम दैट गिव्स ऑफ एरियल एज वेल एज अंडरग्राउंड ब्रांचेस। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि स्फेनोप्सिडा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इक्विसेटम, इसको हम कहते हैं हॉर्स टेल। इस तरह के क्वेश्चन ना आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है मैच दी कॉलम ए विथ कॉलम बी। अब यहाँ पे मैंने आपको जो टाइप्स ऑफ एल्गी बताया था ना उससे क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फर्स्ट जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये होता है साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी नाम है ना ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट यहाँ पे रेड एल्गी, इसको रोडोफाइटा कहते हैं। ग्रीन एल्गी जो होते हैं ये हो जाएंगे क्लैमिडोमोनास। ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है सार्गैसम। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको सिर्फ ये वाला पता होता कि साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी तो यहाँ पे आप आराम से आंसर मार्क कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्न, हॉर्सटेल एंड लाइकोफाइट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि फर्न एंड हॉर्सटेल किससे बिलोंग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसमें ना एक एग्जाम्पल और ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे कह रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया था कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होते हैं ना वो आते हैं फेनेरोगैम्स के अंडर में। फेनेरोगैम्स में वो सारे प्लांट आते हैं जिनके पास सीड भी होता है और फ्लावर भी होता है, लेकिन स्टेटमेंट बी में ये कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म सीडलेस फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, तो यही वाला तो इनकरेक्ट होगा ना स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो गलत मैच है। तो सबसे पहले यहाँ पे है ब्रायोफाइटा, मॉस। तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं ना उनको हम मॉस कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे तो पहला वाला सही है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब जिनमें फ्लावर भी होते हैं, सीड भी होते हैं, और इनके जो सीड होते हैं वो फ्लावर के अंदर होते हैं। तो एंजियोस्पर्म का जो रोज एग्जाम्पल है वो भी सही है। सी वाला जो ऑप्शन है ना यहाँ पे टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल लिखा है साइकस, तो ये वाला इनकरेक्टली मैच होगा क्योंकि साइकस, पीनस और देवदार जो होते हैं ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पोरोफाइट स्टेज इज डोमिनेंट इन विच प्लांट ग्रुप। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्पोरोफाइट स्टेज जो होती है प्लांट में वो किस ग्रुप में डोमिनेट करती है या डोमिनेंट होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्क्यूलर प्लांट में।
स्पोरोफाइट जो होते हैं ना वो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होते हैं जो कि स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, वो चीज़ें होती हैं वस्कुलर प्लांट में। अगला क्वेश्चन है प्लांट विच आर ग्रोन अंडर शेड आर नोन एज। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्लांट छाया में उगते हैं उसको हम क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको हम कहते हैं साइकोफाइट्स प्लांट। ये जो साइकोफाइट्स प्लांट होते हैं ना ये 20% सनलाइट में ही अपने सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाते हैं, मतलब इससे ज़्यादा इनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बहुत कम सनलाइट में ही अपना फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। ये सारे प्लांट ना छाया में उगते हैं, इसी वजह से इनको फोटोफोबस प्लांट भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं ऑर्किड्स। नेक्स्ट यहाँ पे आप ये वाला याद रख सकते हैं कि हेलोफाइट्स हम उन प्लांट को बोलते हैं ना जो सैलिनिटी को सरवाइव कर सकते हैं, यानी सलाइन वाटर में भी जो रह सकते हैं उसको हम कहते हैं हेलोफाइट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंग्रोव्स। अगला क्वेश्चन है विच वाटर सॉल्युबल पिगमेंट बिलोंगिंग टू अ फेनोलिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन पोमेग्रेनेट, एग प्लांट, ब्लैक कैरेट्स एंड रेड कैबेज। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पोमेग्रेनेट जो होता है यानी कि अनार, बैंगन या फिर जो काली गाजर होती है उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि वाटर सॉल्युबल भी होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथोसाइनेंस होता है। अगला क्वेश्चन है विच इज अ मल्टीसेल्यूलर फिलामेंटस ग्रीन एल्गी consisting of thin unbranched chains of cylindrical cell and found in floating masses near the surface of stream and pond। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस ग्रीन एल्गी होती है जिसमें बहुत सारे ब्रांच होते हैं और वो पाए जाते हैं पॉन्ड या फिर किसी भी स्ट्रीम के आसपास तैरते हुए, उनको हम क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको कहते हैं स्पाइरोगाइरा। अगला क्वेश्चन है which is a flowerless spore producing plant that is usually a thin horn like or needle like a capsule with spores that develop from a flat green leaf। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा एग्जाम्पल होगा फ्लावरलेस प्लांट का जो कि थिन होता है और हॉर्न लाइक होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको कहते हैं हॉर्नवॉर्ट। अगला क्वेश्चन है फंजाई कैन ग्रो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि फंजाई कहाँ कहाँ पर ग्रो हो सकती है, ब्रेड में, पिकल्स में, लेदर में या क्लोथ्स में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ना ये वाला ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हर जगह फंगस जो होती हैं वो डेवलप कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज रूट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा स्टोरेज रूट नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रीडिंग रूट जो होती हैं ये स्टोरेज रूट नहीं होती हैं। ये आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज फेनेरोगैम्स फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग प्लांट। यहाँ पे आपसे फेनेरोगैम्स का एग्जाम्पल पूछा है जहाँ पे फ्लावर भी होते हैं एंड सीड भी होते हैं। ये जो होते हैं ये क्रिप्टोगैम के क्लासिफिकेशन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम्नोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म इन प्लांट किंगडम। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल कौन होगा। मैंने आपको बताया था कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं यहाँ पे सीड और फ्लावर होते हैं, लेकिन इनके जो सीड होते हैं ना वो खुले नहीं होते, वो फ्रूट के अंदर होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोमेटो के। अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग प्लांट किंगडम आर डिवाइडेड इनटू लिवरवॉर्ट एंड मॉसेस। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन से प्लांट किंगडम को लिवरवॉर्ट एंड मॉसेस में डिवाइड किया गया है। तो ये एग्जाम्पल हमने कहाँ पढ़ा था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये होते हैं ब्रायोफाइट्स में। अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग प्लांट किंगडम्स आर डिवाइडेड इनटू डाइकोटिलेडॉन्स एंड मोनोकोटिलेडॉन्स। यहाँ पे एक बीजपत्री एंड द्विबीजपत्री में किस प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया गया है, वो वाला क्वेश्चन पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंजियोस्पर्म को। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। यहाँ पे कह रहे हैं कि पादप जगत का कौन सा इसमें से उप समूह नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा हेमिकॉर्डेटा। थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइटा जो है ये प्लांट किंगडम में आते हैं। हेमिकॉर्डेटा प्लांट किंगडम का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है सर्टेन प्लांट्स हैव ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस, व्हाट आर दे कॉल्ड एज। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ग्रीन होते हैं बट काफ़ी मुलायम होती हैं, उनके जो तने होते हैं और ये काफ़ी छोटे होते हैं
और इनकी शाखाएं बहुत ज़्यादा नहीं होती, इनको हम क्या कहेंगे? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इनको कहा जाता है हर्ब्स। अगला क्वेश्चन है, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन fall in this group. The plants in this group are commonly called algae. These plants are predominantly aquatic. ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौन सा प्लांट ऐसा है जिसको वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती और इनको कॉमनली ना हम एल्गे कहते हैं। तो मैंने आपको ये वाला भी बताया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको कहते हैं थैलोफाइटा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन एल्गी। यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्रीन एल्गी के बारे में सही वाला स्टेटमेंट बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीन एल्गी जो होती हैं इनका सेल वॉल रिजिड होता है और वो बना होता है सेल्यूलोज का। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल प्लांट्स मोनेशियस। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा प्लांट का यहाँ पे ग्रुप है ऑप्शन में जिसके कि सारे प्लांट जो होते हैं वो मोनेशियस होते हैं। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि मोनेशियस का क्या मतलब होता है। मोनेशियस को हिंदी में कहते हैं एक लिंगी। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा प्लांट जिसमें कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वो उसी प्लांट में हो, उसको कहते हैं मोनेशियस। मोनेशियस का जो मीनिंग होता है अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है वन हाउस। इसका मतलब कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट में होगा, उसको कहेंगे मोनेशियस। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सारे प्लांट मोनेशियस होते हैं, मेज, क्यूकम्बर, फिग एंड मेलन। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए मरीन एल्गे दैट इज यूज्ड एज फूड। यहाँ पे कह रहे हैं कि उस समुद्री शैवाल की पहचान कीजिए जिसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्गैसम। ये एक तरह का ब्राउन एल्गे होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसाइजिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्गे जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जब मैं आपको एल्गे वाला पढ़ा रही थी वहाँ पे मैंने बताया था कि एल्गे जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल दी वाटर होल्डिंग कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज बाय मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी। यहाँ पे कह रहे हैं कि रेड एल्गी और जो ब्राउन एल्गी होते हैं उनमें वाटर होल्डिंग करने का जो कंपाउंड होता है ना उसको क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोकोलाइड्स। इसको आप इस वर्ड को देख के कर सकते हैं कि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, उसको होल्ड करने के लिए जो कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर उसको हम कहते हैं हाइड्रोकोलाइड्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ब्रायोफाइट दैट लिव्स इन मेनी इन्वायरमेंट एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स स्मॉल फ्लैटेंड लीव्स, रूट लाइक रिजोइट्स एंड पेरिस्टोम। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ब्रायोफाइटा का एक टाइप है जो कि हर तरह के इन्वायरमेंट में रहता है और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना वो काफ़ी छोटी और फ्लैटेंड होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्यूनेरिया। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट दैट इज यूनिक ओनली टू प्रोकैरियोट्स। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वो कंपोनेंट यहाँ पे आपको पहचानना है जो केवल और केवल प्रोकैरियोट्स के पास होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीसोसोम जो होते हैं वो केवल और केवल प्रोकैरियोट्स के पास होते हैं। न्यूक्लियस तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे, प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होते हैं। क्रोमोसोम जो होता है वो सब में होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों के पास होते हैं, तो सी वाला ऑप्शन बच जाएगा। मीसोसोम जो होगा वो केवल और केवल प्रोकैरियोट्स के पास होंगे। अगला क्वेश्चन है, विच फाइलम ऑफ द प्लांट किंगडम कंसिस्ट ऑफ वस्कुलर प्लांट्स, लीव्स नोन एज फ्रॉन्ट्स, roots and sometimes true stems and entire trunk in tree ferns। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्लांट किंगडम का कौन सा फाइलम ऐसा होगा जहाँ पे वस्कुलर प्लांट्स होंगे, यानी कि एक तरह से आप कह लीजिए कि जाइलम एंड फ्लोएम आपको देखना स्टार्ट हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, टेरिडोफाइटा में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर द सिमिलर साइज ऑफ द वस्कुलर बंडल इन मोनोकॉट लीव्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वस्कुलर बंडल होते हैं मोनोकॉट लीव्स में वो सेम साइज के क्यों होते हैं, उनका क्या रीज़न है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इनमें मिलता है पैरेलल वेनिएशन। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो सीजीएल 2024 के हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया।
यहाँ पे कह रहे हैं कि स्पाइरल शेप्ड का जो बैक्टीरिया होता है उसको क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको कहते हैं स्पिरिलियम। अगर स्फेरिकल शेप का है तो कोकस कहेंगे, अगर कॉमन शेप का है तो उसको विब्रियो कहेंगे, अगर रॉड शेप का है तो उसको बैसिलस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस द मोनाशियस। यहाँ पे कह रहे हैं कि मोनाशियस यानी एक लिंगी का क्या मतलब होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लावर विथ बोथ एंड्रेशियम एंड गाइनोशियम, यानी कि जो मेल पार्ट ऑफ द प्लांट है एंड फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट है वो एक ही प्लांट में हो। अगला क्वेश्चन है विच मरीन कैरोटिनॉइड इज अबंडेंट इन ब्राउन सीवीड, मैक्रो एल्गे एंड डायटम्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो ब्राउन सीवीड होते हैं, मैक्रो एल्गी एंड डायटम्स, इनमें कौन सा कैरोटिनॉइड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुकोजैंथिन। इसी वजह से इनका कलर होता है ब्राउन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रेटिकुलेट वेनिएशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि रेटिकुलेट वेनिएशन से कौन सा रिलेटेड नहीं है। रेटिकुलेट वेनिएशन जो होता है वो नेट लाइक वेनिएशन होता है लीव्स में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मेज जो होता है उनकी लीफ में रेटिकुलेट वेनिएशन देखने को नहीं मिलता, बाकी कोरिएंडर, चाइना रोज एंड तुलसी में आपको रेटिकुलेट वेनिएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका खत्म होता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, लेकिन इसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा ये सारी चीज़ें भी पढ़ी जो कि इम्पॉर्टेंट था। लेकिन क्वेश्चन आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम और वो वीडियो काफ़ी डिटेल में होगी क्योंकि एनिमल किंगडम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।